मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं एसएसटी क्लास 8। भारत के द्वीप समूह हम पढ़ चुके थे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है मिट्टी की रचना से। आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टी की संरचना। मिट्टी की रचना और उसके उपजाऊ बनाने में बहुत से कारक कार्य करते हैं। इन कारकों में चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत, जिसे ऊपरी मृदा भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभी पेड़ पौधे, अनाज, घास तथा सब्जियां इनमें ही उत्पन्न होती है। किसी भूमि की गुणवत्ता वहां पर उपस्थित मिट्टी की गुणवत्ता से ही निर्धारित होती है। यह एक अजैविक किंतु नवीनीकरण संसाधन है। मिट्टी की गुणवत्ता कई कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे जलवायु, भू आकृति, प्राकृतिक वन्य जीव तथा मानव क्रियाकलाप। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारक तलशिला है, जो अपक्षरण के बलों तथा अपक्षय द्वारा मिट्टी की रचना करती है। देखिए, मिट्टी की संरचना, जो मिट्टी की परतें होती हैं, जैसे हम कुछ भी चीज़ उगाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कहीं और उगाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें जो हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। तो ये किस की वजह से है? भू आकृति और जो जलवायु होती है, ये उसकी भिन्नता और मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं की वजह से ये भिन्नता आपको देखने के लिए मिलती है। पॉइंट है हमारा मिट्टी की परतें। की परतें हम पढ़ते हैं। देखिए, मिट्टी की परतों को मुख्यतः 4 परतों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें संस्तर भी कहते हैं। ये यानी देखिए, आपने क्या पढ़ा कि जो मिट्टी की परतें होते हैं उन्हें संस्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा ऊपरी मृदा अथवा प्रथम संस्तर। यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें ह्यूमस तथा चट्टानों के महीन कण सम्मिलित होते हैं। ह्यूमस का तात्पर्य उन सड़े हुए पेड़ पौधे तथा मृत जीवों से है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। सबसे जो ऊपरी परत होती है वो क्या आता है? उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? ह्यूमस, जो क्या करती है? उसे उपजाऊ बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधोमृदा अथवा द्वितीय संस्तर। तो क्या पॉइंट हमारा? अधोमृदा अथवा द्वितीय संस्तर परतें से मृदा के ठीक नीचे अधोमृदा होती है। जल इसी परत में एकत्र होता है, किंतु यह परत ह्यूमस रहित होती है। यानी जो सेकंड वाली परत होती है उसमें हमारा ह्यूमस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी आधारशैल अथवा तृतीय संस्तर। तक्षशिला की अपक्षय तथा अपक्षरण के फलस्वरूप आधारशैल का निर्माण होता है। इसमें खनिज, चट्टानों के कण तथा मिट्टी सम्मिलित होती है। यानी जो हमारी खनिजें होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? हमारी तीसरी जो परत होती है आधारशैल, उसमें पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा चौथा तक्षशिला अथवा चतुर्थ संस्तर। तक्षशिला ठोस चट्टान होती है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत की रचना होती है। जिन चट्टानों से मिट्टी की रचना होती है वे विघटन एवं अपघटन की प्रक्रिया द्वारा अपक्षय और अपघटित की जाती है। तक्षशिला आधारभूत पदार्थ उपलब्ध कराती है, अतः मिट्टी की गुणवत्ता तक्षशिला के प्रकार पर निर्भर करती है। चलिए, अब ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब है हमारा की दर निर्धारित करती है। क्या करती है? दर निर्धारित करती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी है। इसके निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं। पहले आता है मिट्टी के प्रकार में। हम पढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ मिट्टियाँ अच्छी होती हैं जिनमें बहुत अच्छी फसलें हम उगा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत को विभिन्न प्रकार की मिट्टी वरदान स्वरूप प्रदान है।
यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियाँ निम्न हैं। पहली कौन सी है हमारी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत का सिंधु गंगा मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तटवर्ती मैदान भी इसी प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है हमारी? उपजाऊ होती है। फिर आती है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी जलवायु चट्टानों से निर्मित होती है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी थी वो गंगा मैदान से थी, गंगा के द्वारा आती थी, और जो काली मिट्टी है वो ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित होती है तथा लौह तत्व एवं खनिजों का भंडार होती है। यह मिट्टी मलवा और छोटा नागपुर के पठारों में पाई जाती है तथा कपास और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी हमारी कौन सी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? कपास और गन्ने की खेती के लिए। थर्ड नंबर है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। यह तिलहन, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में फसलों की वृद्धि के लिए रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, लाल मिट्टी में हमारे जो खाद डालते हैं फसलों में, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत उपजाऊ होती है। अब आती है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी क्षालन का परिणाम होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण इसकी उर्वरकता बह जाती है, किंतु रासायनिक खाद के माध्यम से इसमें खेती की जा सकती है। हम इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी घाट में पा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो इसकी ऊपरी परत होती है वो बारिश के बहाव से बह जाती है, लेकिन जो रासायनिक खाद होते हैं हम उससे इन पे खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी, नेक्स्ट हमारी पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी हम पर्वतों पर पाते हैं। यह मिट्टी अभी बन रही है। इसकी गुणवत्ता इसके पाए जाने वाले स्थान की समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारी रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी थार मरुस्थल में पाई जाती है। यह अत्यधिक नमी रहित होती है। इसे सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है, वही है ये। अब नेक्स्ट है हमारा मृदा अपरदन। देखिए, मृदा अपरदन होता क्या है? जब बारिश होती है या फिर जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है वो बह जाती है, तो उसका जो बहना होता है वो अपरदन कहलाता है। देखिए, हम इसे पढ़ते हैं। मृदा अपरदन वह घटना है जिसमें मृदा की ऊपरी परत जल अथवा वायु द्वारा बहा दी जाती है। इस समस्या के उत्पन्न होने के दो सहयोगी कारक प्राकृतिक तथा परंपरागत है। प्राकृतिक कारक में भूमि का ढलाव, वर्षा, वनस्पति आवरण का अभाव, वायु की तीव्रता आदि सम्मिलित है, जबकि पारंपरिक कारक में वन का कटाव, रासायनिक खादों का उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, खेती के अवैज्ञानिक तरीके तथा जंतुओं द्वारा अतिचारण है। ठीक है, यानी जो मृदा की ऊपरी परत है उसको नुकसान होना ही हमारा क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अब आता है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो ऊपरी परत है या मिट्टी की जो परतें हैं उन्हें बचा के रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। मिट्टी किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संसाधन है। मृदा अपरदन ने विश्व के विभिन्न भागों में मिलियन हेक्टेयर भूमि को उत्पादन रहित बनाया है। अतः इसके संरक्षण, रक्षण, नवीनीकरण तथा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हो गए हैं। मृदा क्षय की समस्या से निपटने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1 है सीढ़ीनुमा कृषि। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इस प्रकार की कृषि में पहाड़ियों के ढलान के साथ विस्तृत सीढ़ियाँ या पैड़ियों की श्रृंखला बनाई जाती है। यह कृषि सामान्यतः एशियाई देशों में चावल के कृषि वाले क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है इस फोटो में कि सीढ़ीदार नुमा खेती बनाई गई है, तो यही है हमारी सीढ़ीनुमा कृषि। फिर आती है कंटूर कृषि। इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि में ढलानों के उतार चढ़ाव के बजाय पहाड़ियों की प्राकृतिक परिरेखाओं की भूमि को जोतकर वे मिट्टी तैयार करके उसमें बीज बोए जाते हैं। इससे वर्षा का जल मृदा को अपरदरित करके पहाड़ियों के नीचे नहीं जा पाता, बल्कि यह जल पहाड़ियों की भूमि में अवशोषित हो जाता है। यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर हमारी कौन कौन सी कृषि करी जाती है? सीढ़ीनुमा और कंटूर कृषि। इसमें क्या होता है, जो पहाड़ पे जल है वो बह के नीचे नहीं आता, उसे वहीं अवशोषित कर लिया जाता है। अब आता है हमारा क्रमिक कृषि।
इस प्रकार की कृषि में घास या अन्य छोटे अनाजों का मुख्य फसलों के साथ वैकल्पिक रूप से एक के बाद एक क्रम में बोया जाता है। यह फसलें नमी को सोख लेती हैं और मिट्टी को बांधे रखती हैं। नेक्स्ट है हमारी नंबर 4 अवरोधक कृषि। अवरोधक कृषि में क्या है? इस प्रकार की कृषि वर्षा के जल को बहने से रोकने के लिए की जाती है। इसमें पत्थरों द्वारा बांध बनाकर तथा तारों का जाल बनाकर नालियों के पार पेड़ों को लगाकर खेती की जाती है। यानी जो आप खेती करने के लिए जल देने के लिए नालियाँ तैयार करते हैं, उन पे पत्थर लगाकर या पेड़ लगाकर उनको रोका जाता है जिससे कि पानी बहे ना। फिर आती है हमारी वातरोधी पट्टी। यह पद्धति वायु अपर्दन की स्थिति में अपनाई जाती है। इसमें वायु की गति को कम करने के लिए वृक्ष या झाड़ियाँ लगाई जाती है। यानी जो हमारा खेत है उसके चारों ओर हम क्या लगाते हैं? वृक्ष या झाड़ी, जिससे कि जब हवा का तेज झोंका आए तो जो मिट्टी की परत है वो उड़े ना, उसका अपरदन, मिट्टी का अपरदन ना हो। इस प्रकार फिर हमारी छठी संरक्षित कृषि में पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि में नए वृक्षों के बीच संरक्षित फसलों को लगाया जाता है ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन और जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। ये हमारा कृषि उसके संरक्षण के प्रकार हैं। अब आता है हमारा मृदा क्षय। ठीक है, भूमि के किसी भूभाग पर उगाई गई फसल मिट्टी से खनिज सोख लेती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को भिन्न भिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। जब एक ही प्रकार की फसल किसी भूभाग पर बार बार उगाई जाती है तो वह मिट्टी को उस खनिज से रहित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा क्षय होता है। यदि मिट्टी में रासायनिक खाद मिलाई जाए तो मृदा क्षय को कुछ हद तक रोका जा सकता है, किंतु रासायनिक खादें मिट्टी को दीर्घकालीन क्षति पहुंचाती है। देखिए, मृदा अपरदनता जैसे वायु से या फिर आपकी खेती से जो मृदा की प्रथम परत उसकी भाव से थी। लेकिन मृदा क्षय क्या है कि जैसे कि हमारी खेती होती है, गन्ने की खेती, कपास की खेती, इनके लिए अलग अलग प्रकार के खनिज चाहिए, इनको पोषक तत्व, तो ये मिट्टी में से सोख लेते हैं। और जब वो सोख लेते हैं तो उसकी कमी हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए कुछ हद तक हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो गलत है। वो क्या करते हैं? मिट्टी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि फसल एक ही खेत में एक प्रकार की फसल नहीं उगानी चाहिए, उसको बदलते हुए रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि मृदा क्षय कम हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा मृदा क्षय रोकने के उपाय। मृदा क्षय को निम्न उपायों द्वारा रोका जा सकता है। नंबर 1 है हमारा भूमि को अजोत छोड़कर। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। इसके अंतर्गत अत्यधिक उपयोग में लाई गई भूमि को कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाता है या अजोत छोड़ दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक बल मिट्टी में कार्य कर सके। यानी भूमि पर आपने किसी जमीन पर खेती करी और फसल को काटने के बाद उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो ये हमारी भूमि को अजोत छोड़कर। फिर दूसरा है हमारा फसल का चक्रीकरण करके। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही भूमि पर एक के बाद एक बोया जाता है। इस प्रक्रिया फसलों को मिट्टी से किसी विशेष खनिज का क्षय करने से रोकती है। उदाहरण के लिए आलू को अधिक पोटास की आवश्यकता होती है और गेहूं को नाइट्रेट की। अतः फसलों को क्रम से बोना आवश्यक है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम फसलों का चक्रीकरण करते रहेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहेगी, क्योंकि हर किसी फसल को एक ही पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अलग अलग तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। चलिए नंबर 3 पढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके। यह मृदा क्षय को रोकने के बहुउपयोगी उपयोग में से एक है। वर्तमान में विश्व के सभी क्षेत्रों में कृषक रासायनिक उर्वरकों तथा जैविक खादों का उपयोग करते हैं। ये उर्वरक अपेक्षाकृत उपयोग में सरल हैं तथा कृषि उत्पाद को बढ़ाने में सहायक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जल का प्रबंध। मृदा क्षय को रोकने का एक अन्य उपाय जल का प्रबंध है। मिट्टी में जल की मात्रा को नियमित करके वायु के संचालन को सुधारा जा सकता है तथा फसलों की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकता है? जो जल का संचालन उसको सुधारा जा सकता है, फसलों की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? जल प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट पेज है हमारा।
इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है जल। नेक्स्ट आज हम जल तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 70% से अधिक जल है, लेकिन पीने योग्य जल कितना है? 1%। और भूमि कितनी है? 30 से कम है, 30% से। ये हमने ये फर्स्ट डे पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कृषि व उद्योग के लिए सरलता से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। उसका उपयोग कृषि उद्योग, यातायात तथा घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है और ये अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति भूमिगत जल या मिट्टी से नमी सोख कर करते हैं। जल जीवों के शरीर का भी एक आवश्यक भाग है। वास्तव में यह बहुत बहुमूल्य है। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन की रक्षा करता है। पर्यावरण में जल की मात्रा की अधिकता मौसम की दशा पर प्रभाव डालती है। पृथ्वी पर महासागरों की उपस्थिति गर्मी में तापमान को अधिक गर्म तथा सर्दी में अधिक ठंडा होने से रोकती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। जल की हमने विशेषता पढ़ी। जल हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। इसको हमें क्या करना चाहिए? इसका संरक्षण करना चाहिए। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल का सार्वभौमिक वितरण, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।